अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HRM 620 फाइनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसकी सेकंड असाइनमेंट अनाउंस हो चुकी है और इसके ड्यू डेट है 5 मई। ये बेसिकली ये जो आपकी असाइनमेंट है ये प्रपोजल के हवाले से है। इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करवाना है। इसमें आपको करना ये है कि आपके LMS पे प्रपोजल का फॉर्मेट गिवन है, आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है ये कंपलसरी है, इसको अपने विद इन ड्यू डेट इसको सबमिट करवाना है। अगर आप प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, HRM 620 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी, कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और वो आपके LMS में भी अवेलेबल है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ज़रूरी नहीं कि आप वही टॉपिक्स लें, वो जस्ट आइडिया के लिए हैं, आप अपना टॉपिक खुद से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका फॉर्मेट है प्रपोजल का, आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। चूंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, इसकी आप कोई भी असाइनमेंट स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड टेक इट सीरियस। It is required to submit the complete proposal, not only the topic. इसमें असाइनमेंट में जस्ट आपको टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपको कंप्लीट प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट सबमिट करवाना है विद इन ड्यू डेट, जो कि 5 मई है। A valid proposal is a must to proceed for the final project. Therefore, you are advised to follow the instructions carefully and submit a quality proposal. ठीक है, तो जो आपका प्रपोजल अच्छा होगा, वैलिड होगा, सिर्फ वही जो है वो आपका प्रपोजल अप्रूव्ड होगा। द प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जो कि आपके हैंडबुक में अवेलेबल है। वो फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसकी कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आपने इस तरह से प्रपोजल बनाना है अपना। Be careful while uploading your proposal, as you shall not be able to replace at once or upload it. प्लेजरिज्म जो है स्ट्रिक्टली, प्लेजरिज्म को आपने माइंड में रखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका जो है वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ताकि आप उससे आइडिया ले सकें। सबसे पहला काम जो है किसी भी प्रोजेक्ट में वो टॉपिक सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब तक आप टॉपिक सिलेक्ट नहीं करते, आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको एक लिस्ट शो हो रही होगी जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स से आपने आइडिया लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और इन अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें इसको। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जिसमें कंपैरिजन है HR प्रैक्टिस का। ठीक है, तो इसमें आप जॉब स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जॉब डिज़ाइन है, इसका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जॉब इनरिचमेंट का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट है, ये आप टॉपिक ले सकते हैं। इट्स जस्ट आइडिया, यू कैन टेक इट फ्रॉम आइडिया। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, आप यही टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि आपने HRM के फील्ड में जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, ये वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त भी आपको कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है कि सबसे पहले तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो।
ठीक है, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, आया कि वो फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, फील्ड से रिलेटेड हो, उसके बाद कुछ अच्छे टॉपिक्स के करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें फेनोमिना को देखा जाता है। फेनोमिना मीन कि आप अपने प्रोजेक्ट में रिसर्च में क्या करने जा रहे हैं। जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ जॉब डिज़ाइन ऑन द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो इफेक्ट जो है इसमें फेनोमिना है। इसी तरह से आप रिलेशनशिप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपका फेनोमिना है। उसके बाद जी आपने उसके बाद देखना है कि जी आप वेरिएबल्स कौन से ले रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को भी आपने अपने माइंड में रखना है। जो वेरिएबल्स ले रहे हैं, क्या उन पे क्वेश्चनर अवेलेबल है या नहीं है, या तो ये चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना। जैसे इसमें जो है वो दो वेरिएबल है, एक जो जॉब डिज़ाइन है और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद जी आपने देखना है जी आपकी पॉपुलेशन कौन सी है। पॉपुलेशन को आपने देखना है कि पॉपुलेशन जो है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी या एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर आप एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त मद्देनज़र रखा जाता है, माइंड में बैठाया जाता है। इसके अलावा एक और मेन चीज़ कि अगर आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उस पे लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे प्रपोजल बनवाना चाह रहा हो या अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाह रहा हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद गाइडलाइंस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रपोज़ल का फॉर्मेट, कि आप जो है किस तरह से प्रपोज़ल बनाएंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। तो चूँकि ये आपकी असाइनमेंट जो है वो प्रपोज़ल के हवाले से है, तो इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ प्रपोज़ल का ही फॉर्मेट शेयर करूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अच्छा ये जो है ये आप देख लें कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले ये JCL आपको आया होगा, फर्स्ट असाइनमेंट इसी पे है, वो आपने सबमिट करवाना है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपका है प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट, और इस पे जो है दो असाइनमेंट्स जो हैं, 2 से 3 असाइनमेंट्स इस पे बेस करती हैं, रिवीजन बेस। ठीक है, कि फर्स्ट असाइनमेंट आई, आपने प्रपोजल की सबमिट करवाई, उसके बाद आपकी थर्ड असाइनमेंट भी प्रपोजल पे आएगी। उसमें आपको जो भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा जाता है, या जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो उनको अगेन बनाना होता है। माइंड इट, अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो आप प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा सकते, पर प्रोजेक्ट की तरफ सिर्फ सिर्फ वही स्टूडेंट जाएंगे जिनका प्रपोजल अप्रूव्ड होगा। ठीक है, उसके बाद प्रपोजल अप्रूवल के बाद आपका फाइनल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपको पीपीटीज बनानी होती हैं और आपका वाइवा होता है। वाइवा आपका ऑनलाइन होता है, स्काइप पे होता है, वीडियो कॉल पे होता है। ठीक है, ये देख लें जी, रूल्स क्या हैं पास और फेल के। वही स्टूडेंट्स पास होंगे जिनका प्रपोजल जो है वो वैलिड होगा, जो इंस्ट्रक्टर ने अप्रूव किया होगा। uh, those students who will declared pass in the written work proposal will be called for presentation and viva। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनका प्रपोजल भी अप्रूव्ड है, फाइनल प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड है, तो सिर्फ उनको वाइवा के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। और इस वाइवे में ये होता है कि आपको रिटर्न वर्क का जो है वो आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप जो हैं वो रिटर्न वर्क पास नहीं करते तो फिर आपका जो है वो JCL भी एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको वाइवे की कॉल भी नहीं आएगी। ठीक है, हम्म, तो सो बी केयरफुल। जिन स्टूडेंट्स का ये प्रोजेक्ट है उन स्टूडेंट को चाहिए कि वो इसको सीरियस लें।
लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाता है तो उसमें आपको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रपोजल भी अप्रूव करवाया जाता है, प्रोजेक्ट की भी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसमें आपको वाइवे की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ प्रपोजल का फॉर्मेट के प्रपोजल में आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना है। वैलिड टॉपिक आपका होना चाहिए जिसमें आपका फेनोमेना, वेरिएबल, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें मौजूद हों एक अच्छे टॉपिक की। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक और रेलिवेंट फील्ड में हो। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने प्रपोजल बनाना है और उसका फॉर्मेट जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपने हैंडबुक से भी देख सकते हैं। ये देखें जी, ये आपका है फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे, नेम लिखेंगे, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का नेम, उनका लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट भी आपने ऐड करनी है। चैप्टर 1 आ गया जी। चैप्टर 1 में आप कौन कौन से पॉइंट ऐड करेंगे, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है। देखिए, ये टॉपिक जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की बेस है। अगर आपका टॉपिक ठीक नहीं है तो आपका प्रपोजल भी ठीक नहीं बन सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका टॉपिक पहले अच्छा हो, रेलिवेंट फील्ड में हो। उसके बाद आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक के हवाले से। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइटल जैसे ये थोड़ा सा आप उसको 4-5 लाइनों में इसको डिस्क्राइब कर दें, फिर रैशनल दें कि जी मैं क्यों ये टॉपिक ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उसका आपने रैशनल देना है कि वाई मैं ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपने बैकग्राउंड लिखना है, जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक पे आप बैकग्राउंड ऐड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के पर्पस को स्टेट दे रहे हों, लॉजिकल फैक्ट्स पे मुश्तमिल हों और अचीवेबल हों विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड पैरामीटर्स। और क्लियरली जो है उसको आपने स्टेट किया हो। और आप जो है ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं यूजिंग एक्शन वर्ब्स, जैसे टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ये आप एक्शन वर्ब यूज कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, टू एक्सप्लोर, इस तरह से जो है वो आप एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा टू से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए और आपके प्रोजेक्ट के पर्पस को स्टेट कर रहे हों। इसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद होने चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद से आपने चैप्टर 1 में जो आपकी फोर्थ हेडिंग होगी वो होगी सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडीज। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो भी इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है वो आप मेंशन करेंगे। और इसमें ये होगा कि क्या, मतलब जिस बारे में आप स्टेट कर सकते हैं आपके रिसर्च स्टडी के आउटकम्स क्या होंगे, ये किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कौन से इदारे इससे जो हैं वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। और और कैसे जो है वो इस इशू को, जो भी आप प्रॉब्लम ले रहे हैं, इशू ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कैसे इसके रिजल्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सिग्निफिकेंट भी आपने इसमें लिखनी है। उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, मेथोडोलॉजी के हवाले से। इसमें ये है आपने लिखना है कि जो आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, और इसका आपने रैशनल देना है। देखें, अगर मैं इसमें आपको बताती हूँ
कि आप की स्टडी टाइप जो है वो कैसे पता चलती है कि आपकी ये स्टडी जो है क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ये आपके टॉपिक बताता है कि ये आपकी स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव स्टडी में हम अपने रिजल्ट्स को नंबर्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और क्वालिटेटिव में हम नरेटिव या स्टोरी फॉर्म में जो है वर्ड्स में हम इसको अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से डेटा कलेक्शन सोर्सेज का आप बताएंगे कि आप सोर्सेज को डिस्क्राइब करेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है। डेटा कलेक्शन टूल के हवाले से आप बताएंगे कि अगर आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपने कौन सा टूल इसके लिए यूज़ किया। एज लाइक क्वेश्चनर जो है वो हम क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम क्वालिटेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी। ठीक है। यू नीड टू टेल अबाउट दिस इन दिस सेक्शन। ठीक है। वो है पर्टिकुलर टूल। अब आपने रैशनल भी देना है कि जी आपने ये टूल क्यों सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स है कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है, आपकी जो ये रिसर्च है वो किस पे बेस करती है। अगर आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो फिर इस ऑब्वियसली ये एम्प्लॉयज़ पे होगी। ठीक है। अगर आप टीचर्स पे ले रहे हैं तो टीचर्स पे होगी, स्टूडेंट्स पे होगी। तो ये आपने बताना है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है। ठीक है। और आपने जो है वो किस लेवल के एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने सैंपल साइज बताना है कि पॉपुलेशन में से आपने कितना सैंपल साइज सेलेक्ट किया। और सैम्पलिंग फ्रेम को आप बताएंगे और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को आपने यूज़ किया, किस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ किया और क्यों किया। मतलब आपने रैशनल भी देना है साथ। डाटा कलेक्शन के हवाले से आप बताएंगे कि आपने डाटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे। हाउ विल क्वालिटी कंट्रोल बी इश्योर्ड, कि आप जो है कैसे जो है मतलब इसके बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने बतानी है। डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस में आप बताएंगे कि जी आप डाटा एनालिसिस किस तरह से करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, SPSS यूज़ करेंगे या एक्सेल यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी टाइप। फिर आपने रेफरेंसेस को ऐड करना है, और रेफरेंसेस जो हैं वो APA फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है। ये जो है ये आपका प्रपोजल का फॉर्मेट है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है पेड बेसिस प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।